हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब मौज मस्ती में होंगे, मजे कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी, क्योंकि पढ़ाई भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि दिस इज दी वीडियो नंबर 5, ये वीडियो नंबर 5 है और वीडियो नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th आप लोग अच्छे से देख लीजिए और उसमें जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिएगा रोज मेरे से। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर या कभी भी आपको क्लास लेनी होगी तो आप जूम पे या गूगल मीट पे या टेक मीट पे किसी भी पे आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, और आज के टॉपिक पे जरा ध्यान देना। सभी बोर्ड लेवल के बच्चों, चाहे यूके बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनआईओएस हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी हरियाणा बोर्ड हो, उत्तरकाशी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो बच्चों, क्योंकि सारे के सारे बोर्ड में टॉपिक हमेशा 110% गारंटी आता है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों ओम्स लॉ। ठीक है, और आप लोगों के पेपर में करीबन 2 से 3 मार्क्स में आता है एक्सप्लेन करने को। ठीक है, तो ओम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे जी कि ओम्स लॉ क्या होती है। तो बच्चों इससे ज्यादा सिंपल चीज हो ही नहीं सकती दुनिया में, इससे ज्यादा सिंपल चीज हो ही नहीं सकती दुनिया में। ओम्स लॉ, आई गारंटी कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखो, आप एक बल्ब जला रहे हो, ठीक है, या एक मोटर चला रहे हो आप, मोटर, छोटी मोटर है आपके पास, वो चला रहे हो आप। मैंने आपको एक सेल दे दिया, सेल के टर्मिनल को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, मैंने पहली वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, जो टर्मिनल होते हैं वहां से जो बैटरी अप्लाई होती है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आप ये बताओ कि एक बैटरी लगाऊंगा तो मोटर कितनी तेज घूमेगी। मोटर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बढ़िया घूम जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 सेल दे दूं तब मोटर ज्यादा घूमेगी, मैं आपको 3 सेल दे दूं मोटर और ज्यादा घूमेगी, मैं आपको 5 सेल दे दूं तो मोटर और ज्यादा तेज घूमेगी। ऐसे एग्जांपल आप बल्ब का ले सकते हो। आपने एक सर्किट बनाया, उसमें एक ड्यूरासेल की बैटरी लगा दी आपने। ठीक है, तो ड्यूरासेल की बैटरी ने बल्ब को थोड़ा ग्लो कर दिया, लेकिन वहीं पर अगर एक बैटरी की जगह पे एक सेल की जगह पे मैं 2 सेल इस्तेमाल कर लूं तो 2 सेल ज्यादा ग्लो करेगी कि कम ग्लो करेगी? ज्यादा ग्लो करेगी। वहां पे 3 सेल लगा दूं तो और ज्यादा ग्लो होगा, वहां पे 4 सेल लगा दूं तो और ज्यादा ग्लो होगा। तो आप समझ गए बच्चों मतलब क्या है बात का, और मतलब क्या है लॉ का। तो मतलब यह है लॉ का कि जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाते जाओगे तो बैटरी को फिजिक्स की लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जब करंट बढ़ेगा तभी तो ग्लो करेगा, जब करंट बढ़ेगा तभी तो मोटर तेज घूमेगी। तो कहने का मतलब यह है जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या सही बात है कि गलत बात है? आप सोच के बताओ खुद से, सही बात है कि गलत बात है? तो बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा बैटरी अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट हमको मिलेगा। वैसे ही जितना ज्यादा वोल्टेज आप अपनी तारों में, जो आपके टावर के तार होते हैं उसमें जितना ज्यादा वोल्टेज आप ड्रॉप करोगे, दोगे, उतना ज्यादा आपकी जो एरिया होगा उसमें बिजली बहुत बड़ी आएगी। ठीक है, जिसमें कम वोल्टेज होगा उसमें बिजली डिम डिम करेगी। कभी कभी आप लोगों के घर में बिजली डिम हो जाती है, आपका टीवी की स्क्रीन कभी छोटी से ऐसे बड़ी हो जाती है। आप क्या बोलते हो उस समय? आप उस समय बोलते हो वोल्टेज कम हो गया। वोल्टेज कम होने का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो करंट कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो करंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाए? तो इसको अगर आपको मैथमेटिकली दिखाना है, तो मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सर ने लिखा है नहीं, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मतलब किस चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जरा ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सामने लिखा है बच्चों। जिस बच्चों को थोड़ी नॉलेज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के वे में, उनको पता चल गया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ लिखा है। ठीक है, तो कभी कभी हम भी मजे ले लेते हैं। तो देखो ऐसा है कि मैं पूरी लाइन लिख देता हूं कि जो करंट है थोड़ा, कि जो आपका करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये कहानी है जी। तो जो ये कहानी है बच्चों, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट को आई से दिखाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ऐसे बना देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, और पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते हैं, वी से। तो आया जी आपको समझ में? करंट को किससे दिखाना है? आई से। करंट को किससे दिखाना है?
आई से, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे दिखाना है, V से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका एक सिंबल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बच्चों ये सिंबल होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा है। ऑल्सो आप V प्रोपोर्शनल I लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप I प्रोपोर्शनल V लिखो या V प्रोपोर्शनल I लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि डेफिनेशन बन चुकी है बच्चों, डेफिनेशन बन चुकी है, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, जब भी किसी लॉ को स्टार्ट करना होता है, जब भी किसी लॉ को पढ़ना होता है, तो लॉ को पढ़ने के लिए लॉ को इज्जत देनी पड़ती है। अब इज्जत कैसे दोगे, किसी ना किसी को तो इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे देनी पड़ेगी इज्जत, किस वे में देनी पड़ेगी इज्जत, तो यहाँ पे इज्जत देनी पड़ती है शब्दों में। यहाँ पे कभी भी कोई भी साइंटिस्ट अगर लॉ बना लेता है तो उसको इज्जत देनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट, फुल्ली रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो फुल्ली रिस्पेक्टेड देने के लिए शब्दों में इज्जत होनी चाहिए। तो शब्दों में इज्जत कैसे आएगी, शब्दों में इज्जत आएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपका शुरू का जो शब्द होगा हमेशा वो ये होगा, इट स्टेट दैट, दे दी आपने इज्जत, इट स्टेट दैट, उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला, तो ये इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत है जी, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी कोई भी लॉ आपकी शुरू होती है, कोई भी लॉ पढ़ते हो, कोई सी भी लॉ, जरूरी नहीं कि आप ये लॉ पढ़ रहे हो, हालांकि आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में सबसे पहले जो शब्द आते हैं, जो वर्ड आते हैं, वो आते हैं इट स्टेट दैट। क्या आते हैं, इट स्टेट दैट। उसने एक कंडीशन रखी बच्चों, उसने टेम्परेचर को ना बढ़ाया ना कम करा। अब जब टेम्परेचर को ना बढ़ाया उस सिचुएशन में, ना टेम्परेचर को कम करा, तो टेम्परेचर को उसने सेम रखा। और फिजिक्स की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, जब भी आप किसी भी चीज को सेम रखते हो, जब भी आप किसी भी चीज को सेम रखते हो, उसको कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। तो वो कंडीशन भी पहले बतानी पड़ेगी, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि उसने टेम्परेचर को चेंज नहीं करा। इसका मतलब यह है कि उसने टेम्परेचर को चेंज नहीं करा, टेम्परेचर सेम था, ना टेम्परेचर को कम करा ना टेम्परेचर को ज्यादा करा। अब लगा रहे थे अपने ये वाली लाइन, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential, to the potential across the ends, to the potential across the ends, to the potential across the ends। जो बैटरी के एंड्स होते हैं उनके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या पोटेंशियल बोलो, बात सेम है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बच्चों आपको डेफिनेशन याद हो गई, इज्जत दो, पहले इसको इज्जत दो। इज्जत के लिए क्या बोलना है, इट स्टेट दैट। फिर इसकी जो इज्जत है वो और बढ़ा दो कि उसने क्या चीज ना बढ़ाई ना घटाई। तो टेम्परेचर उसने ना बढ़ाया ना घटाया। तो जब भी कोई चीज बढ़ाते नहीं और घटाते नहीं, उस चीज को कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और बाद में आपका मैथमेटिकली जो आपने रिलेशन लिखा वो बता दो आप कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द बैटरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डेफिनेशन बच्चों आपको आ गई, डेफिनेशन आ गई। लेकिन देखो बच्चों ऐसा है कि हर लॉ का एक फॉर्मूला होता है। ये तो कोई फॉर्मूला जमा नहीं हमको, आई प्रोपोर्शनल वी लिख दिया, वी प्रोपोर्शनल आई लिख दिया। फॉर्मूला जब भी आपने सुना होगा, कोई नॉर्मल इंसान ने जब भी कोई फॉर्मूला सुना होगा वो इक्वल टू के फॉर्म में सुना होगा। जैसे अभी फिलहाल मैंने बहुत सारे फॉर्मूले करा दिए, Q इज इक्वल टू एनी, V इज इक्वल टू W बाई Q, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो ये सब मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले में इक्वल है, इक्वलिटी का साइन है। यहाँ पे तो कोई इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो बच्चों हमें इक्वलिटी का साइन लाना पड़ेगा। और इक्वलिटी का साइन लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है बच्चों, हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो वो ओम्स नहीं बताया हमको, कि क्या होता है। तो ओम्स नहीं बताया क्या होता है वो कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो जैसे ही हमारे पास वीआर आर जो है वो कांस्टेंट है, आर जो है कांस्टेंट है। और जैसे ही कोई कांस्टेंट किसी प्रोपोर्शनल के फॉर्मूले में आता है तो प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला जो ये सिंबल होता है ये हट जाता है और इक्वल टू लग जाता है,
और इसको ऑल्सो नोन एज रेसिस्टेंस, इसको रेसिस्टेंस भी बोला जाता है बच्चों। इसको क्या बोला जाता है? रेसिस्टेंस। अभी आगे जाके हम इसको ही डिफाइन करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए भी समझ लो कि फॉर्मूला बनाने के लिए आर को डाला, और जैसे ही आर डल गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। अभी थोड़ा बीच में मैं रुक गया था, मैं कुछ चीज सोच रहा था कि यार आपको साइंटिस्ट का नाम भी पूरा बता देना चाहिए, सिर्फ ओम्स लॉ बता के बात नहीं कंप्लीट करनी चाहिए। बात कंप्लीट तब होगी जब पूरा साइंटिस्ट का नाम आपको पता होगा। तो साइंटिस्ट का नाम मैं यहीं लिख देता हूं, साइंटिस्ट का नाम है, बस आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूं, जॉर्ज साइमन ओम। तो ये है जी इसका नाम, ठीक है, ये है जी इसका नाम। तो आ गया जी आपको समझ में? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई तकलीफ? तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं बच्चों। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गई जॉर्ज साइमन ओम की कहानी, ठीक है, जो उन्होंने हमको बताई, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। और फिलहाल के लिए देखो ऐसा है कि फ्रैंकली अगर आपसे बोलूं कि आप सोच रहे होंगे कि आर कहां से डाल दिया, कहां से आए यार, तो बच्चों देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय आर स्क्वायर भी तो कराया आपने, ठीक है। आपने एफ प्रोपोर्शनल एम ए भी तो करा है आपने, एफ इज इक्वल टू अभी 10th क्लास में न्यू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर भी तो सीखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ये 9th में पढ़ा है आपने ग्रेविटेशन में, ये भी 9th में पढ़ा है आपने, न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला है, और ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने पहले लेक्चर में ये पढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी वीडियो 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन कैसे हटा था? यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कैपिटल जी लिया था, जो कि हेनरी ने बताया था हमको, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे ये न्यूटन साहब ने बताया था कि के ले लो और एम ए कर दो, फिर के को 1 मान लोगे तो एम ए हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या लेने को बोला था? यहाँ पे भी मैंने के लेने को बोला था। तो जैसे ही बच्चों कांस्टेंट लगा देते हो, जैसे ही बच्चों कांस्टेंट लगा देते हो, वैसे ही जैसे ही बच्चों कांस्टेंट लगा देते हो, वैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू में बदल जाता है। तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है अब, ठीक है। तो इतना आ गया ना समझ में कि कैसे आया ये प्रोपोर्शनल का साइन, कैसे हटा और इक्वल टू का साइन कैसे आया। तो इसको आर को कांस्टेंट बोलते हैं और इसको रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। तो ये है जी कहानी। और भी कुछ कहानी है बच्चों इसकी, वो भी सुन लो, ठीक है। और क्या कहानी है? और ये कहानी है कि ओम्स लॉ आपकी 2 टाइप की होती है। ओम्स लॉ आपकी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है ओमिक लॉ, पहली होती है ओमिक लॉ। व्हाट इज ओमिक लॉ? वो सारे के सारे एप्लीकेशंस, जितने भी पूरी दुनिया में एप्लीकेशंस है, जो ओम्स लॉ को ओबे करती है, ओम्स लॉ को मानती है कि हाँ वहां पे ओम्स लॉ लगेगी। बैटरी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, बैटरी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, तो मोटर तेज चलेगी, बैटरी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, बल्ब भी ज्यादा ग्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये है जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसे बोलते हैं ओमिक लॉ। उसे क्या बोलते हैं? ओमिक लॉ। तो यहां पे बोल सकते हैं विच ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को बच्चों ओबे करता है, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ये बिल्कुल 9th क्लास वाली कहानी है। आपने जैसा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा था, वैसे ही ओमिक लॉ और नॉन ओमिक लॉ होता है बच्चों। तो यूनिफॉर्म का कैसा बना था ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ओमिक लॉ का भी कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ है, यहाँ पे v हो गया, यहाँ पे i हो गया। जरूरी नहीं है, आप v ऊपर भी ले सकते हो और आई नीचे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। उल्टा फुल्टा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे करके आप स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दो इस तरीके से। तो जब भी कोई ग्राफ ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन वाला, इसका मतलब वो ओमिक लॉ का ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा? ओमिक लॉ का, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। लेकिन वहीं पर ही अगर इसके दूसरे टाइप की बात करें बच्चों, उसे बोलते हैं नॉन ओमिक लॉ। तो नॉन ओमिक लॉ वो होता है विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। अब कौन है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो आगे जाके एलॉय पढ़ोगे आप लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, वहां पे थोड़ा ओम्स लॉ गड़बड़ा जाता है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे आई, कहीं पे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कर्व में बनाना पड़ेगा। कैसे में बनाना पड़ेगा? कर्व में। तो सीबीएसई के लेवल पे ओमिक लॉ और नॉन ओमिक लॉ ज्यादा पूछे जाते हैं और उसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ भी नहीं है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे ओमिक लॉ बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें नॉन ओमिक लॉ बोलते हैं। तो बच्चों ओम्स लॉ हो गई कंप्लीट,
ओम्स लॉ होगी कंप्लीट। कोई दिक्कत अगर आती है डेफिनेशन याद करने में, मैं डेफिनेशन भी आपको समझा के याद करा दूंगा, ठीक है, दोबारा से। तो ओम लॉ जॉर्ज साइमन ओम ने दी थी। उन्होंने बोला कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, यानी कि टेम्परेचर को बदलते नहीं हो, तो जैसे जैसे आप बैटरी बढ़ाते जाओगे तो करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो करंट, बैटरी बढ़ाते जाओगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, ऐसे करके। और आपको इक्वल टू का साइन लगाने के लिए आपको एक आर लेना पड़ेगा। आर एक तरह का कांस्टेंट होता है जिसको रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। और बच्चों अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें मैं आपको रेसिस्टेंस के बारे में पूरी डिटेल पढ़ाता हूं कि रेसिस्टेंस असल में है क्या और क्यों जॉर्ज साइमन ओम ने रेसिस्टेंस को चुना, रेसिस्टेंस को ही क्यों चुना। हालांकि वो कैपिटल जी को ले सकता था, हालांकि वो के को ले सकता था, के भी तो आ रहा था, के कांस्टेंट आ रहा था, उसने आर ही क्यों लिया, उसका जवाब आपको रेसिस्टेंस के टॉपिक में मिलेगा बिल्कुल डिटेल में। तो अभी के लिए आप इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो और अब पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में बच्चों। तो जल्दी जल्दी नोट करो, फिर पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट, इसका फॉर्मूला, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार ये वीडियो ही पूरी इंपॉर्टेंट है असल में मैं बोलूँ तो अगर, क्योंकि टॉपिक वाइज ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेसिस्टेंस पढ़ लिया, उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आपके बहुत आगे तक भी काम आएगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है। तो कहानी यहां से शुरू हुई कि जो ओम्स थे, जॉर्ज साइमन ओम जो थे, उन्होंने बोला यार ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये हो रही है तार के अंदर। तार के अंदर मैं क्या बोलते हैं, तार को मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं और तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और आपको ये मालूम होगा, चाहे आप अपने घर में लड़ी जला रहे हो, चाहे आपके घर में बल्ब जल रहा हो, चाहे आपकी तारें कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हो, चाहे आपका कोई रेगुलेटर हो, चाहे आपका एसी का तार हो, चाहे आपका गीजर का तार हो, चाहे आपका कूलर का तार आपने 3 पिन लगा रखी है, आप अगर उसको 1 घंटे बाद छू के देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, गर्म मिलेगा कि ठंडा मिलेगा, आप ये बता दो मुझे, गरम कि ठंडा। तो ठंडा तो मिलने वाला है नहीं, कैसा मिलेगा, गरम मिलेगा, ठीक है। कभी कभी हम शब्दों से खेल लेते हैं बच्चों। अच्छा देखो सुनो, तो क्या बोलते हैं, गरम मिलेगा। उन्होंने दिमाग लगाया कि गरम होता क्यों है, उन्होंने दिमाग लगाया कि गरम होता क्यों है। तो असल में यहाँ पे अगर मैं एक तार बना दूं बच्चों, असल में यहाँ पे एक तार बना दूं जो कि जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसे कंडक्टर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो असल में वहां पे ये पता चला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं बच्चों, मारते हैं एक दूसरे को। लगातार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टक्कर करते हैं बच्चों, टक्कर करते हैं। अब आप ये बखूबी जानते हो कि जब भी किसी चीज की टक्कर होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मैं एक टक्कर आपको समझाता हूं, जैसे स्कूल का एग्जांपल देते हैं, कोई खतरनाक टीचर होता है जो लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहता है, 5-10 थप्पड़ मार दिए, तो आप बताओ आपके गाल से हीट रिलीज होगी कि नहीं होगी, गाल लाल हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। और करोड़ों लाखों अरबों इलेक्ट्रॉन बच्चों अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को मूव करा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर भी हो रही होती है, और टक्कर को क्या बोलते हैं, हिटिंग बोल दो, कोलिजन बोल दो, हिटिंग बोल दो, या तो क्या बोल दो, कोलिजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जॉर्ज साइमन ने ये लॉजिक लगाया कि यार करंट फ्लो करवा रहा हूं, बैटरी लगा रहा हूं, ये कंडक्टर है, मतलब तार है कोई, या कोई बल्ब है, या कोई भी चीज है, ठीक है। इसमें मैंने बैटरी अप्लाई कराई, मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो गए, पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हिट करते हैं और हिट करने की वजह से एक हीट निकालते हैं। लेकिन यार एक दिक्कत है कि जो हीट होती है ना बच्चों, हीट जब तार गर्म हो जाती है तो वो आग लगा देती है, स्विच को फूंक देती है, तो ये सारी चीजें कर देती है, मतलब वो करंट की दुश्मन होती है। करंट की क्या होती है, दुश्मन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, वो बेचारा रो रहा होता है, वो बेचारा रो रहा होता है क्योंकि हीट उसकी दुश्मन है, हीट उसकी दुश्मन है। और हीट कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर से। हीट कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर से बनती है, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से बनती है। उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से करंट रुकता है, करंट फ्लो होने से रुकता है बच्चों, करंट फ्लो होने से रुकता है। तो ये कंडक्टर के अंदर हो रहा है,
अब जब भी ये कंडक्टर के अंदर हो रहा है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉपर्टी। जैसे आप लोगों की प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, आप स्कूल का भी पढ़ते हो, आप ट्यूशन का भी पढ़ते हो, आप ऑनलाइन भी दे रहे हो, आप टीवी भी देखते हो, तो ये सब आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टी है कि आप ये चीजें कर ले। तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है? मेरी प्रॉपर्टी पढ़ाना है, कि रवि कुमार चौहान पढ़ाते हैं जी, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। ऐसे ही रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि वो करंट को रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो इस हीट को रेसिस्टेंस बोला जा रहा है। मैंने बैटरी लगाई तार में, ठीक है, तार में करंट फ्लो होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन की टक्कर होना शुरू हो गई। जब भी किसी चीज की टक्कर होती है तो क्या बनती है? हीट बनती है। उस हीट से करंट रुक रहा है, उस हीट से करंट रुक रहा है, तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। और उसी हीट को रेसिस्टेंस बोला जाता है। उसी हीट को क्या बोला जाता है? रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर डेफिनेशन बोली जाए कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर हो रहा है तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेज, अपोजेज यानी कि रोकना, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर का करंट फ्लो होने से रुकता है, जिसके अंदर करंट फ्लो होने से रुकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो अभी फिलहाल हमने ओम्स लॉ से फॉर्मूला बना लिया था बच्चों रेसिस्टेंस का। तो वी नो डेट कि V बराबर आई आर, तो ये रहा बच्चों फॉर्मूला। अगर आप R के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो R इज इक्वल टू आई डिवाइड होने के लिए नीचे चले जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो ये बना फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से सारे काम हो जाएंगे। यही फॉर्मूला करंट के लिए भी बन सकता है, यही फॉर्मूला आर के लिए भी बन सकता है। अभी फिलहाल आपने आर के लिए बनाया है तो करंट को आपने नीचे ले लिया। जब आप करंट के लिए बनाओगे तो आर को डिवाइड करने के लिए नीचे ले लेना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे रोटेट होता रहेगा। वो रोटेशन करने की आप लोगों को आदत होनी चाहिए, वो रोटेशन करने की आप लोगों को आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं नहीं बताऊंगा, आगे जाके आप खुद रोटेट करोगे फिर न्यूमेरिकल्स में, जब खुद ट्राई करोगे तभी तो कुछ आएगा, है ना। तो ये हो गई जी। तो डेफिनेशन आ गई समझ में। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी जो कि करंट को रोकती है, फ्लो होने से रोकती है, उस प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। कहां से आई? अगर आपसे पूछ लिया कॉजेज ऑफ रेसिस्टेंस, कभी कभी पूछ लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट द कॉजेज ऑफ रेसिस्टेंस। तो या तो कॉजेज ऑफ रेसिस्टेंस लिख लो, या तो क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो, राइट द कॉजेज ऑफ रेसिस्टेंस, राइट द कॉजेज ऑफ रेसिस्टेंस। या तो हेडिंग डाल लो या तो क्वेश्चन बना के लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको याद रहे। तो कॉजेज ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन की टक्कर, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दोगे इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। तो ये 1 मार्क्स में कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, ये रेसिस्टेंस कैसे बनता है, तार के अंदर कैसे बनता है। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर की वजह से बनता है, ठीक है। अगर बच्चों बात करें यूनिट की, तो यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? यूनिट के लिए फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू V अपॉन आई लिखाया, ठीक है। तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वोल्ट होती है बच्चों। करंट की क्या होती है? करंट की एम्पियर होती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। गंदी लग रही है? गंदी तो नहीं लग रही, ठीक है। इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। तो वोल्ट पर एम्पियर लिखो, या तो क्या लिखो, या तो क्या लिखो, या तो क्या लिखो, या तो लिखो ओम्स, या तो क्या लिखो ओम। अब ये वो वाला ओम नहीं है, महादेव वाला ओम नहीं है, ये अलग वाला ओम है। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, घोड़े की नाल की तरह होता है, इस तरीके से ऐसे। तो इसको बोलते हैं जी ओम। तो कभी भी मैं क्वेश्चन को ही बोलूंगा, जैसे मैंने 5 बोल दिया, 10 बोल दिया, 15 बोल दिया, मैं 5 ओम बोलूंगा तो ऐसे बना देना सिंबल। मैं 10 ओम बोलूंगा तो ऐसे बना देना सिंबल। मैं 15 ओम बोलूंगा तो ऐसे बना देना सिंबल, ठीक है। क्या बात भेजे में घुस गई? क्या बात अच्छे से आ गई आप लोगों को? और इसके बाद हमारा ट्रेंडिंग, जो हमारा हमेशा ट्रेंडिंग रहता है, क्या ट्रेंडिंग रहता है हमारा ट्रेंडिंग ये रहता है कि हमें यूनिट की डेफिनेशन भी बोलनी पड़ती है बच्चों। तो चलो फटाफट यूनिट की डेफिनेशन बोल देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 ओम, डिफाइन
1 ओम बच्चों, ठीक है। 1 ओम को डिफाइन करते हैं फटाफट। तो देखो 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यही सिखाया मैंने आपको फॉर्मूला लिखना, ठीक है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, तो इसकी जगह पे मैं ओम लिख दूंगा। इसकी यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, करंट की क्या होती है एम्पियर, करंट की क्या होती है एम्पियर। 1 1 1 कर दो बच्चों, 1 1 1, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है, जब मैं एक बैटरी अप्लाई करूंगा किसी भी तार में और किसी भी एप्लीकेशन में, कोई बल्ब मान लो, बल्ब है मेरे पास यहां पर, तो जब मैं 1 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, जब मैं बैटरी का पोटेंशियल कितना अप्लाई करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करूंगा, बैटरी कितने अप्लाई करूंगा, 1 वोल्ट, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा 1 एम्पियर। तो वो करंट कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 एम्पियर, और उसे बोलेंगे 1 ओम रेसिस्टेंस। चलो 2 ओम की बना दो। जब मैं बैटरी लगाऊंगा 2 वोल्ट, जब मैं बैटरी लगाऊंगा 2 वोल्ट, तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, 2 एम्पियर, तो उसे क्या बोलेंगे 2 ओम। 3 ओम की बना दो। जब मैं बैटरी कितनी लगाऊंगा 3 वोल्ट की, करंट कितना प्रोड्यूस होगा 3 एम्पियर, तो उसे बोलेंगे 3 ओम। 4 ओम, जब 4 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और 4 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा, उससे बोलेंगे 4 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि 1 ओम इज डिफाइंड एज 1 ओम इज द रेसिस्टेंस, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस। 1 ओम वो रेसिस्टेंस होता है जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं when 1 volt potential difference is applied to the conductor to produce a current 1 ampere, to produce a current 1 ampere is called 1 ओम। उसको बच्चों 1 ओम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे 1 ओम। तो ये है बच्चों डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखनी है, ये है जी डेफिनेशन जो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इतना आ गया बच्चों समझ में, इतना बात चमका, चमचम चमकीला वाला चमका, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। दोबारा से रिकॉल कराता हूं, व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करते हैं, जो करंट को क्या करती है, अपोज करती है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन आई होता है। रेसिस्टेंस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की टक्कर से पैदा होता है। रेसिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर बोलो या तो ओम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 ओम को हमने क्या करा है, डिफाइन। 1 ओम को क्या करा है हमने, डिफाइन। अब इसी के साथ साथ बच्चों हमें पढ़ने पड़ते हैं फैक्टर्स, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिस्टेंस के फैक्टर्स। तो जरा ध्यान से सुनना, रेसिस्टेंस के फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के फैक्टर्स करते हैं हम डिटेल में। रेगुलर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास लेता हूं तो फिर आप लोग बोलते हो कि देखी नहीं अभी तक, तो रेगुलर थोड़ा टाइम निकालो। जैसे रेगुलर वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को रेगुलर टाइम निकालना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन आता है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बच्चों फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स के फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है वो चीजें जो रेसिस्टेंस को कम भी कर सकती है और वो चीजें जो रेसिस्टेंस को ज्यादा भी कर सकती है, उन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। और सबसे पहला फैक्टर जो इसमें आता है बच्चों, वो आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चलो आप ही बता दो, आपसे पूछ लेते हैं जरा। मैं 1 मिनट बैटरी सेवर मोड कर दूं, क्योंकि नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली होगा तो फिर वीडियो रुक जाती है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर बच्चों, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहां पे मेरे पास ये एक तार है, ये मेरे पास ये वाली तार है। आप बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होंगे, जल्दी जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होंगे, इस वाली तार में कि इस वाली तार में। तो आप बोलोगे कि सर इस वाली तार में थोड़े कम इलेक्ट्रॉन होंगे और इस वाले तार में कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप बताओ टक्कर किस में ज्यादा होगी, टक्कर कोलिजन किस में ज्यादा होंगे। आप बोलोगे जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कोलिजन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे मोर कोलिजन और यहाँ पे लेस कोलिजन, यहाँ पे टक्कर कम होगी। जहां पे टक्कर ज्यादा होगी वहां पे
ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा हीट होगी। जहाँ पे टक्कर कम होगी उससे कम हीट होगी, यानी कि लेस हीट, हीट कम मिलेगी हमको। जहाँ पे हीट ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोर रेसिस्टेंस। और जहाँ पे हीट कम होगी वहाँ पे लेस रेसिस्टेंस। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, जितनी ज़्यादा लंबी तार होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा टक्कर होगी, जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा हीट बनेगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा तो करंट उतना ही ज़्यादा कम फ्लो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द वायर जैसे जैसे बढ़ेगी, एल से दिखा देते हैं, लेंथ ऑफ द वायर जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये है जी पहला फैक्टर। तो कहने का मतलब ये है, लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ लेंथ इज डबल्ड देन रेसिस्टेंस ऑल्सो डबल्ड। लेकिन यहां पे अगर बात बोले इफ लेंथ इज हाफ देन रेसिस्टेंस ऑल्सो हाफ, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो पहला फैक्टर आ गया समझ में, लेंथ ऑफ द वायर। ये बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सारा लिखना पड़ेगा, तो सारा नहीं लिखना बच्चों, ये तो आपको डिटेल के लिए समझा दिया। आपको सिर्फ करना ये है, हेडिंग डालनी है, R प्रोपोर्शनल L लिखना है, और ये 2 पॉइंट लिख दोगे तो चल जाएगा, ये 2 पॉइंट लिख दोगे चल जाएगा। ठीक है, आते हैं बच्चों दूसरे फैक्टर पे। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पास ये है बच्चों, एक तार मेरे पास ये हो गई, और इसी के जैसे एक तार मेरे पास ये हो गई, लेंथ वही है, बस मैंने एरिया बढ़ा दिया। यहाँ का आप एरिया देख रहे होंगे कितना ज्यादा है, और यहाँ का एरिया आप देख रहे होंगे कितना कम है। तो इसको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। जैसे आप यहाँ पे क्लास में बैठे हो, क्लास छोटी है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे बम फूट गया, किसी ने डायनामाइट फोड़ दिया, कोई ऐसी दिक्कत हो गई, भूकंप आ गया और आप लोगों को भागना होगा, क्लास भरी हुई है, तो मैं तो भागूंगा, आप लोग भी भागोगे, लेकिन टक्कर कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दरवाजा बहुत ज्यादा छोटा है। तो निकलने के लिए दरवाजा ऐसा है कि 2 जने एक साथ निकल सकते हैं। अगर 4-5 जने एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे तो धक्का मुक्की होगी। तो छोटा एरिया होगा तो टक्कर क्या होगी, ज्यादा। लेकिन वहीं पर अगर मैं किसी ग्राउंड में आपको पढ़ा रहा होता या किसी खुले एरिया में पढ़ा रहा होता, तो वहां पे भागने में आपको ज्यादा वो होता, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो भागने में ज्यादा, तो टक्कर क्या होती, टक्कर कम होती। तो कहने का मतलब यह है कि एरिया कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन का टक्कर, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन कम होगी, कम एरिया में इलेक्ट्रॉन की टक्कर ज्यादा होगी, ज्यादा एरिया में इलेक्ट्रॉन की टक्कर कम होगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन की टक्कर कम होगी वहां पे कम हीट होगी, लेस हीट। यहां पे क्या होगी, यहां पे मोर हीट होगी। जहां पे ज्यादा हीट होगी वहां पे ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, मोर रेसिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, लेस रेसिस्टेंस। तो ये था जी समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। चलो रिलेशन लिखते हैं बच्चों। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यही साइन मैं डायरेक्टली के लिए बोल रहा हूं, यही साइन मैं इनवर्सली बोल रहा हूं। तो बच्चों जरा गौर करना, ये साइन के सामने डिवाइड में है कि सीधा सीधा है, सीधा सीधा, तब इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इस साइन के आगे कोई डिवाइड में आ जाता है, इस साइन के अगर कुछ चीज डिवाइड में आ जाती है, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, उसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसे क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ एरिया इज डबल्ड, एरिया बढ़ गया तो रेसिस्टेंस कम, इफ एरिया इज डबल्ड देन रेसिस्टेंस इज हाफ, रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें इफ एरिया इज हाफ, एरिया छोटा कर दो, एरिया कम कर दो तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। देन रेसिस्टेंस डबल, देन रेसिस्टेंस इज
डबल्ड, रेसिस्टेंस डबल्ड हो जाएगा बच्चों। तो ये है कहानी जो आपको आनी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर आपको समझ में आ गए। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटेगी तो रेसिस्टेंस घटेगी। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा। उल्टा चलता है बच्चों इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बच्चों तीसरे फैक्टर पे, फैक्टर नंबर तीसरे पर, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। तो बच्चों देखो, नेचर ऑफ मटेरियल का मीनिंग ये होता है कि आपके पास नेचर कैसा है, आपके पास मटेरियल का नेचर कैसा है, क्या वो ठीक से इलेक्ट्रिसिटी पास करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है। तो जैसे एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मतलब इनमें रुकावट ज्यादा नहीं होती। और जिनमें रुकावट ज्यादा नहीं होती उसमें बोल सकते हैं कि इसका लेस रेसिस्टेंस होगा। लेकिन बच्चों आपके डेली लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो गर्म हो जाती है, जैसे ओवन गर्म हो जाता है, हीटर गर्म हो जाता है, और आपकी प्रेस गर्म हो जाती है। प्रेस जो करने वाली होती है, आयरन आपका गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है और हीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहां पे रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एक एलिमेंट का नाम पेपर में भी पूछा जाता है और मैं इसमें बताने वाला हूं आपको। तो उस एलिमेंट का नाम है बच्चों नाइक्रोम। क्या नाम है? नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एक एलॉय होता है। एलॉय का मतलब होता है जो दो या दो से ज्यादा मिलके मेटल से बनता है, उसे नाइक्रोम बोलते हैं बच्चों। तो उनका हाई रेसिस्टेंस होता है। कैसा रेसिस्टेंस होता है? हाई रेसिस्टेंस होता है, मतलब वो सारे के सारे करंट को रोक देता है और सारे के सारे करंट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। तभी आपकी प्रेस गर्म हो जाती है, तभी आपका ओवन गर्म हो जाता है, तभी आपका हीटर गर्म हो जाता है, ठीक है। और गर्मी हो रही है, मजे आ रहे हैं पढ़ाने में। तो ये है जी बात, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर। उसके बाद आता है बच्चों फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ने से बताओ टक्कर कम होगी कि ज्यादा होगी? टक्कर ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो बच्चों ये चार तरीके के फैक्टर होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेसिस्टेंस घटेगा। एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा। नेचर ऑफ मटेरियल में ये देखा जाता है करंट फ्लो जिसमें अच्छा होता है उसका रेसिस्टेंस कम, करंट फ्लो जिसमें होता है पर वो हीट में कन्वर्ट कर दे चीजों को तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल नाइक्रोम, ठीक है। आपसे भी पूछ सकते हैं कि ज्यादातर ओवन में, हीटर्स में और आपकी आयरन वायरन में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो आप आंसर लिख सकते हो एक शब्द में, नाइक्रोम यूज होता है। क्या यूज होता है? नाइक्रोम। और टेम्परेचर के लिए आप बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये चार तरीके के फैक्टर हैं बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर सकते हो बच्चों आप इसे, ठीक है। और देखो ऐसा है कि इसके बाद मुझे आपको अगली वीडियो में रेसिस्टिविटी पढ़ाना है, और जैसे ही हम रेसिस्टिविटी को पढ़ लेंगे उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स उसी वीडियो में करेंगे, सारे के सारे ओम्स लॉ के भी करेंगे, रेसिस्टिविटी के भी करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ओम्स लॉ के टाइप्स हो गए, ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस जो हो गया और रेसिस्टेंस के फैक्टर जो हो गए। आज की वीडियो बच्चों चाहे 35 मिनट की हो 40 मिनट की, लेकिन आपके लिए डायमंड है, डायमंड, ठीक है। आपके लिए गोल्ड है बच्चों, गोल्ड है, ठीक है। तो इसमें से फंसेगा ही फंसेगा, बिल्कुल नकार नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आएगा। रेसिस्टेंस आएगा, फैक्टर आएगा, ओम्स लॉ आ जाएगी, कभी कभी ऐसा होता है तीनों चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और बिल्कुल सीरियसली होके देखना, और डाउट जो भी होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।